महोवर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। ओम यज्ञं दधे सरस्वती सर्वेभ्यो आचार्यभ्यो नमः। क्षत्रिय के अध्यक्ष विप्र प्रवर श्री गिरीश्वर मिश्र जी, भारतीय ज्ञानारणों के नदीक्षण पंडित आचार्य प्रवर प्रोफेसर रामनाथ झा जी, मित्रवत भ्रातृवत सहृदयी विद्वान मूर्ति जी, संचालक सेन साहब और इस शास्त्रीय यज्ञ के ऋत्विक मुकेश मिश्र जी, सभा में उपस्थित सभी ऋषिकाएं और सारस्वत ज्ञान साधना के सक्षम पुरोहित, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। एक पांडुलिपि पर मुझे सबसे पहला जो मंत्र लिखा था वो पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो मेरे मन के आलय में एक विचार ध्वनित हुआ। ये एक साधारण श्लोक नहीं है, यह किसी ज्ञान निधि के मंथन से प्राप्त नवनीत कम है, जिसका सूत्र रूप में अध्ययन हुआ है। विश्व में संभवतः कोई और ऐसा सूत्र नहीं है जिसमें धर्म, आध्यात्म, भौतिक विज्ञान और गणित अपनी समग्रता में समाया हुआ है। इस संचेतना को भी वंदन करते हैं। जब हम मेथोडोलॉजी की बात करते हैं और जो हमें विश्वविद्यालयों में पढ़ाया गया, और जब सुदूर बिहार के गांव से देश के राजधानी में कोई छात्र आए, तो अभी सर ने नाम लिया था डीएन झा, हम लोग उनको मामा जी कहते थे, उनके भांजे सब दोस्त थे। तो कहते थे वो कि तुम ये कर्मकांडीय बातें करोगे तो इस शहर में मूर्ख समझे जाओगे। और उसी समय मामा जी की एक पुस्तक भी आ रही थी, तो वो लिख रहे थे, हम लोग उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते थे और होली में उन्हीं के यहां पुआ भी खाने जाते थे। और उनकी बहन मेरे घर के नीचे ही रहती थी, तो वहां भी आते थे। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मीथ ऑफ द होली काउ। अब ये हमारी हृदय वेदना को बहुत बढ़ाया। हमने देखा कि उस पुस्तक में एक उद्धरण है, बीफ ईटिंग इन एंशिएंट इंडिया। और ये बीफ ईटिंग इन एंशिएंट इंडिया कैसे डिस्कोर्स में आया, उसके एक बड़े पक्ष पर प्रोफेसर रामनाथ झा ने कहा, और पंडित जी, पांडे जी समग्र रूप में चारवाक के रूप में एकदम मुक्त हृदय से विहसित दसन के साथ अधरोष्ठों की एकदम पल्लव विहसन के साथ यहां विद्यमान रहे। यह भी हमारी एक वैदुष्य परंपरा की अमिट निशानी है। हम शास्त्रज्ञ को सुनते हैं, आमोदित होते हैं, प्रमोदित होते हैं, उसकी अभिव्यंजना को स्वीकार करते हैं। जब विलियम जोन्स पहला संभाषण कर रहा था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में, तो उस संभाषण का एक अंश बड़ा महत्वपूर्ण है। वो पहला लाइन कह रहा है कि वी विल डू इंडिया सेंट्रिक रिसर्च।
और आज भी हम बात कर रहे हैं इंडिया सेंट्रिक रिसर्च। तो शब्द अंतर्निहित उद्देश्य को, सौद्देश्य के गांभीर्य को प्रकट करता है, यह आवश्यक नहीं है। वो विभ्रम था, वो छल था। और दूसरा उसने कहा कि एशियाटिक सोसाइटी हैज नो मिशन स्टेटमेंट। एशियाटिक सोसाइटी का कोई उद्देश्य वाक्य है ही नहीं, और यही इसका उद्देश्य है। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है उसने कही, और ये एशियाटिक जर्नल के मुख्य पृष्ठों पर छपा था। लेकिन एक बात उसने जो आगे कही, उससे उसकी उस क्रूर दृष्टि नहीं कही। वो अपनी सभ्यता के प्रति सजग था। उसके अंदर अप्रत्याशित रूप से भारत विजय की एक कुटिल दृष्टि थी, और यूरोप में भी किसी ने इसको चुनौती दी है। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन ने चुनौती नहीं दी थी विलियम जोन्स की दृष्टि को, क्योंकि यूरोप में भी बड़ा प्रतिवाद चल रहा था भारत के ज्ञान परंपरा को लेकर। तो वो अपनी संस्कृति के प्रति सजग था। मैकाले अपनी संस्कृति के प्रति ही सजग था, और हमारे लोग भी सजग थे। उसका एक बड़ा प्रत्युत्तर का प्रकांड स्तर है, स्वरूप है, जिसकी थोड़ी बहुत बात मैंने पूर्व में की थी। हम एक मॉडल के ऊपर आते हैं, जिस मॉडल को मैं कहता हूं कि यह चाणक्य मॉडल ऑफ रिसर्च है। देखिए, चाणक्य जी अर्थशास्त्र में कुछ बातें कह रहे हैं, ये हमारे सभी विद्वत शोधार्थी जानते भी होंगे। वो कहते हैं, अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रतिस्थापितानि। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? उन्होंने कहा हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रतिस्थापित है, और अर्थशास्त्र एक नहीं है, यह बहुवचन में है। और जो एकेडमिक ऑनेस्टी की हम बात करते हैं आज, वो चाणक्य ने कितने संतुलित रूप में कहा है, संहृत्यै एकम अर्थशास्त्रम इदम कृतम। उन शास्त्रों में से हमने संहृत किया है, उनके दाय को हमने ग्रहण किया है, उनके विचार को लिया है। और वो कहीं नहीं कहते हैं इदम आचार्य चाणक्यस्य मतम, ये नहीं कह रहे हैं। वो कुछ और कह रहे हैं जो बड़ा अद्भुत है। ये कहते हैं औदंती पुत्र का मत है, ये आचार्य कुंदन का मत है, ये आचार्य बृहस्पति का मत है। और अंत में कहते हैं जो व्यक्ति सबकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण कर ले ले और उसको कुछ नए शब्दावलियों में ढाल दे, उसको कुटिल कहते हैं। तो वो अपने पे व्यंग्यात्मक हो रहे हैं और कह रहे हैं इदम कौटिल्यस्य मतम, यह कौटिल्य का मत है, यह मुझ कुटिल का मत है। हमारे वार्तिक, हमारी कारिकाएं, हमारे भाष्य, हमारी भाषा निवीतियां, हमारी शब्दानिवीतियां, हमारी भावानिवीतियां, ये क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं है? ज्ञान के अनुशीलन की एक समग्र संतुलित रचना जो विश्व की प्रथम है। सब कुछ सारभूत है। कैसे सारभूत है? यदि आज हम बहुवैषयिकता की बात कर रहे हैं, पहले वेद के बारे में एक बात सोचें। जब कोई बाह्य पाश्चात्य ऑक्सीडेंटल स्कॉलर ये कहता है कि वेद स्तुत्यात्मक है, तो वो छुपे रूप में वेद का न्यूनीकरण भी है। क्यों न्यूनीकरण है? ऋतम च सत्यम च विधाता तपसो वदीय जायत ततो रात्रि अजायत ततो समुद्रो वर्णवः समुद्रात अर्णवात अधि संवत्सरो अजायत। आप 6000 साल पीछे जाना चाहते हैं अथर्ववेद को लेकर, और अब तो पुरातात्विक आधार पर यह सिद्ध हो रहा है कि हड़प्पा कालीन जो नगर है
धौलावीरा, उसमें नगरों का 3 स्तरों में विभाजन, उत्तम नगर, मध्यम नगर, अवम नगर। यहां हमारे व्यास जी बैठे हुए पुरातत्वविद हैं। यह विभाजन अथर्ववेद में आया कैसे? गोचारक समूह पूर्व विन्यास और दुर्ग विन्यास नगर योजना की वार्ता कैसे कर सकता है, बात कैसे कर सकता है? वहां एक वेश्मिन, द्विवेश्मिन, त्रिवेश्मिन और वेश्मिन विज्ञान की बात कैसे हो सकती है? वहां स्तंभ और दूरोण की बात कैसे हो सकती है? और हमें 2 स्टोन मिला, बड़ा बड़ा पत्थर मिला। ये पुरातत्वविदों ने कहा 8 शेप्ड मोनोलिथिक स्टोन बेस। ये बड़ा जो शब्द है अंग्रेजी का, अब हमारे विद्यार्थियों को भी अंतर्बोध तक नहीं ले जाता है, लेकिन बाह्य बोध कराता है, दृष्टिबोध थोड़ा बाह्य तौर पे कराता है। तो एक 8 की आकृति का पत्थर मिला, एक गोल आकृति का पत्थर मिला। और हमने उसको अथर्ववेद में जाके देखा नहीं कि उसने कहा इष्टिका निर्मित वेश्मिन में ध्रुवा और धरणी 2 प्रस्तर विनिर्मित आधार होते हैं जिस पर काष्ठ स्तंभ टिकाया जाता है। और धौलावीरा से मिला वो पत्थर, वो ध्रुवा और धरणी है। ये शास्त्र और पुरातत्व की जब सन्निधि नहीं होगी, संगम नहीं होगा, तब तक ये इतिहास भटकता रहेगा। हमारे यहां सबसे पहले एक सिद्धांत परिचर्चा आई। सिद्धांत है क्या? अब जो प्रयोगेन सिद्ध है, जो प्रयोग सिद्ध है, केवल व्यवहार सिद्ध नहीं है। और प्रयोगेन अभ्युदयम भी लिखा गया, प्रयोग से अभ्युदय होता है, विज्ञान का अभ्युदय होता है। ये मत सोचिए कि जिसे हम दृष्ट कह रहे हैं वो परिकल्पनात्मक है, जिसे हम दृष्ट कह रहे हैं वह प्रयोगात्मक भी है। लेकिन ये प्रयोग की सिद्धियां कैसी हुई? तो हमें कोई आर्यभट्टियम भी ले जाता है, वेद भी ले जाता है, जहां त्रिनाभिचक्रम ये नेमा विश्वभुवनानि तस्थु। यह गोल नहीं है, यह ब्राह्मण अंडवत है। और जब यह इलिप्टिकल होगा तो इसमें 3 नाभि चक्र होंगे। इस इलिप्टिकल यूनिवर्स को देखने वाली दृष्टि ऋषियो मंत्र दृष्टारः, यह मत परिकल्पना से आधारित मत नहीं हो सकता है, यह परिकल्पनात्मक नहीं हो सकता है। यह ऋतंभरा प्रज्ञा संपन्न वलकल वसनधारी उन महान दृष्टाओं की अपूर्व तात्विक निधि है, जिसको हम सिद्धांत में बदलते हैं। और सिद्धांत परिचर्चा हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बड़ा विषय है। तब वो ब्रह्मांड को देखने वाला कहता है कक्षा प्रतिमंडलगा भ्रमंती ग्रहा स्व आचरेड़ा। ये यूरोप क्रिश्चियन मीथ में उलझा हुआ है, मीथ उसका है। हमारे यहां कोई मिथक शब्द नहीं है। हम भ्रांत अभ्रांत विभ्रमात्मक किसी चीज को सिद्धांत की परिचर्चा में लाते ही नहीं। वो तो विद्या ऐसी है जो आत्म परिष्कार को जन्म देती है। ये विद्या आत्मतोषणी विद्या है, ये शास्त्र आत्मतोषणी विद्या है। तो जिस आर्यभट्ट ने सिद्धांत प्रतिष्ठापना की, उस आर्यभट्ट ने गोलपाद नाम का एक अध्याय भी लिखा और एक समग्र उद्धरण भी प्रस्तुत किया। उसने जियोसेंट्रिक थ्योरी की अवधारणा को भग्न करके हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत की स्थापना की, जिसकी संपूर्ण भारत और विश्व में प्रतिष्ठा सूर्य सिद्धांत के रूप में हुई है।
भारत के ज्ञान कोश का विरोध हो सकता है, लेकिन ये भारत की विद्या और उसका ये महानायक बयातुल हिकमा में है। वह कॉर्डेक्स विजिलेंसिया की पुस्तक में है, वो अल सुंदी के पुस्तक में है, वह अल ख्वारिज्मी के पुस्तक में है। उसने लिखा धूली गणित, पाटी गणित, राशि गणित, और यह स्थापित किया तद्विदम वेद शास्त्राणाम मूर्धनम गणितम स्थितम। वेद शास्त्रों की दृष्टि में ही और उनमें भी यह जो गणित है वह सबसे ऊपर प्रतिष्ठित है। गणित साइंस ऑफ कंप्यूटेशन को डिफरेंशियल कैलकुलस तक ले जाना, गुणन और गुणफलन से पिंगल के छंद शास्त्र के अवांगमुखी महाप्रस्तर से, जिसे आप पहाड़ा कहते हैं, गणित में एक छंद शास्त्र का समायोजन हो गया। और यह पिंगल असाधारण है। इस असाधारण व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा आर्यभट्ट भी कर रहे हैं। और ये कैसे किन रूपों में पूरे भारत में जाता है। भास्कराचार्य के लिए आर्यभट्ट महत्वपूर्ण है। मैंने कहा पूर्वाचार्यों को साथ लेकर चलने की जो परंपरा है, यह परंपरा बड़ी महत्वपूर्ण है। भास्कर ने भी आर्यभट्ट को लिखा है, महावीराचार्य ने भी कहा है, नारायण पंडित ने भी कहा है। और 15वीं शताब्दी में जब केरल में, स्वामी जी केरल में रहते हैं, संगम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, वहां ज्येष्ठदेव और माधव के समक्ष भी प्रस्थान का एक बिंदु, एक स्तंभ खड़ा है, और वह आर्यभट्ट ही है। मैं कुछ एक शब्दों में ही इसको समायोजित कर रहा हूं, समय का अभाव है। एक व्यक्ति है जिनका नाम लेना बड़ा आवश्यक है, और ये व्यक्ति है प्रशस्तपाद। इस प्रशस्तपाद ने कहा, वेगः विषय संयोग विरुद्ध, विरोधी। आपने सुना है न्यूटन का तीसरा नियम। वेग क्या है? और प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह लिखने वाला न्यूटन प्रथम व्यक्ति नहीं है। यह कन्नाद के सूत्रों की व्याख्या में प्रशस्तिपाद ने लिखा है। हम रिसर्च के लिए कहां जाएं? मैं एक दो विषयों को बस छूते हुए समाप्त करता हूं। इस देश में प्रतिरोध की और प्रतिशोध की जब राजनीति बहुत है, तो मैं एक सवाल पूछता हूं लोगों से। यह आरोप है कि शास्त्र, कोई डंकन कहता है, कोई डफ कहता है कि एक जाति ने शास्त्र को बंधक बना लिया, तो उससे सवाल यह पूछिए कि 18 शिल्प शास्त्र ब्राह्मणों ने किसके लिए लिखा? शिल्प का अधिकारी कौन था? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसका परिप्रेक्ष्य जातीय नहीं है। मैं खंडन करता हूं। नारद ने शिल्प शास्त्र में लिखा, पिता सिद्धांतकार सह ब्राह्मण है। मेरा पिता सिद्धांतकार है, वो ब्राह्मण है, और मेरी मां चारु कर्म निपुणा कुशला शूद्रा है। और यह सिद्धांत और यह कारु कर्म का अद्वय योग है जिसने मुझ नारद को शिल्प शास्त्र का विशेषज्ञ बनाया है। आप अपने संस्कृत के सूत्र को भूलते हैं, तब कोई विदेशी सिद्धांत आपका खंडन मंडन करता। यूरोप में कोई नौका शास्त्र नहीं था, और जब ये यूरोपीय आए, ये वास्को डिगामा आया, वो जैमरून लिखा सामुद्रिन राजा को, तो पता चला कि वो जो हमारे गुजराती भाई बिल्कुल श्वेत वर्णी धोती पहने हुए थे और डोकला खा रहे थे जहाज में, क्योंकि वो बोट हाउस था ना, वहां भोजन सब बना हुआ था। और उस समुद्र का खारा पानी पी के वो निर्लवलीकरण के लिए उसके पास विधान कहां था समुद्र के पानी का? ये हमारे नौका शास्त्र में था। तो वो जल के शुद्धिकरण का लिखा था, मीठा पानी पिला दिया उसको। नौका शास्त्र तमिल में भी है, लोक भाषा में शास्त्र का अवतरण हो रहा है। नौका शास्त्र
मलयाली में भी है, नौका शास्त्र गुजराती में भी है। जिन जिन क्षेत्रों में समुद्र तट है वहां वहां नौका शास्त्र शास्त्र से लोक में उतर आया है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक कला की छोटी मोटी प्रशंसा की है, दो कलाओं की प्रशंसा की है, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक तो उनको भारत का पोट्री आर्ट समझ में नहीं आया। कैसे समझ में आता? उनके यहां तो स्टूडियो आर्ट था, आर्ट फॉर आर्ट सेक था, और यहां तो कमलाती इति कला था। धर्मार्थ का मोक्षेषु वैच छन्यम कलासु च करोतिम कृतिम प्रीति च साधु काव्य निबद्धनम, हम इस सूत्र से चल रहे थे। तो उसने पॉटर को देखा कि एक घट बनाया, एक सुराही बना दी, एक स्थालिका बना दी, एक पेय पात्र बना डाला, और वो बनाते जा रहा था अनमने ढंग से। और उसने देखा कि ये बिना किसी प्रयत्न के ही एक चाक, एक धागा और उंगलियां, और उस उंगलियों पर नाच रहे हैं हजारों प्रकार के पात्र, पूजा का पात्र, कभी कोई दीपक, कोई बड़ा दीपक, कोई चौमुख दीपक, कोई पंचमुख दीपक, एक ऐसा दीपक जो एक सूत्र में लटकाया जाए तो भी वो संतुलित रहेगा, वात में भी। तो उसके मुंह से निकल गया कि दिस इज परहैप्स द ट्रूएस्ट आर्ट फॉर्म and the only art form that has an enduring tradition. It is the potter's art of India. लेकिन एक कला और प्रभावित कर रही थी, पंजाब की काष्ठ कला, गुजरात की काष्ठ कला। और लोग सोचते होंगे कि क्या काष्ठ कला का हमारे यहां शास्त्र है? हमारे यहां तक्षण शास्त्र है और यह प्रतिष्ठापित शास्त्र है। कल हम बेतवा नदी घूमने गए थे, उसके उद्गम स्थान घूमने गए थे। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। और हम लोगों ने बहुत रॉक आर्ट साइट देखे। मैं क्षमा प्रार्थी हूं मुकेश जी से कि इस बीच में हमने 3-4 बड़े अच्छे जगह ढूंढे हैं, और नारायण जी को भी ले जाएंगे, और भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। अब भीमबेटका का परमिशन है, हमने कहा है टीम में हम भी रहेंगे, और इसकी आर्ट हिस्टोरिकल, जियोलॉजिकल और इसके कलर पिगमेंट्स की वैज्ञानिक स्टडी भी होगी। तो मैं एक शास्त्र की ओर ले जाना चाह रहा हूं कि बेतवा का वर्णन मेघदूतम में बहुत है, और वो तो एक नायिका की तरह है। उसकी नाभि पुष्कर और आवर्तक मेघों का वर्णन है, वैसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन कालिदास को पढ़ने से यह लगता है कि वर्षा शास्त्रम नामक ग्रंथ और मेघमाला नामक ग्रंथ उस महाकालिदास को कंठस्थ था। तभी वह मेघदूतम का जो मार्ग है और मेघ की जो प्रकृति है, उसका जो यात्रागमन है, उसको निर्धारित करने में सक्षम हो गए। हमारे पास यंत्रों को लेकर बहुत बड़ा आरोप है कि भारत में यांत्रिक चीजें थी नहीं, पर यांत्रिक थी। और एक बड़ा विमर्श आया इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स वर्सेस वेस्टर्न एस्ट्रोफिजिक्स का, और ये यूरोपियंस एस्ट्रोलेब आए, हमने अपना पंचांग दिखाया, कहा नहीं 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 नहीं, इससे भी हम संतुष्ट नहीं। कहा हमने तो विद्या को सुस्थिर विद्या बना दिया है। बनारस के राजा ने सबसे पहले उनको भेंट किया यंत्रों को बनवाकर, और एक घड़ी अभी भी वहां लटकी हुई है, फिर भी ये संतुष्ट नहीं थे। यह प्रतिवाद पहले से चल रहा था कि काल गणना की पद्धति उनके पास है, भारत को काल बोध नहीं। इस विडंबता से जूझने वाले भारतीयों ने पर्शियन भाषा को चुना। जयपुर के राजा के पास गए, जिस मोहम्मद शाही की रचना की गई, इसलिए कि संपूर्ण एशिया में पहले से भारत के काल गणना और गणित की पुस्तकें थी। भौतिक शास्त्र के ज्ञान, गति के विज्ञान, जो हमारी तैत्तिरीय संहिता ने ही कहा, ऋगभ्यो जाताम सर्वशो मूर्तिमाहु सर्वा गति याजुसी है वसस्वत। भौतिक विज्ञान यदि कहीं है तो वो ऋग्वेद में है, और गति का विज्ञान कहीं है तो यजुर्वेद में है। सर्व तेजः साम वेदम, सारा तेज का ज्ञान, स्वर का विज्ञान। यहां तेज का मतलब वो है शारंगधर जो प्रतिष्ठापित कर रहा है। सारंगधर की उस ज्ञानोदयी भाषा का जो सूत्र है,
उस पे कोई अनुसंधान बंद नहीं हुआ, और यदि बंद हो गया होता तो किसी सारंगधर ने संगीत रत्नाकर नहीं लिखा होता। इसके साथ ही जय ग्रीवान भारती, जय भारती।